अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया, मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की बात करेंगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, उसके हवाले से भी तफसीलात फैज़ान रिजवी से जानने की कोशिश करेंगे और गज़ा की सूरत हाल जो है उस पर सबसे पहले जो है वो नज़र डालते हैं। फैज़ान रिजवी साहब, इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क्या है? अच्छा, गजा के अंदर गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत ज़्यादा बारिश और कल का भी ये बताया जा रहा है कि मंडे को बहुत ज़्यादा बारिश है। इवन के तूफ़ान की पेशगोई की गई है गजा की पट्टी के अंदर, और इन बारिशों की वजह से एक शहादत रिपोर्ट हुई है गजा की पट्टी के अंदर। और इसके अलावा जो इमदाद के ट्रक्स रोक रखे हैं इसराइल ने और जो इसराइल की वायलेशन सामने आ रही हैं, तो वो अलग हैं। तो गजा की पट्टी के अंदर सूरत हाल जो है वो शहादतें भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, और ये सूरत हाल तब तक रहेगी, जैसा कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना, कि जब तक ये गजा जंगबंदी दूसरे मरहले के अंदर दाखिल नहीं हो जाती। गजा जंगबंदी दूसरे मरहले के अंदर दाखिल हुई तो इमदाद के ट्रक्स लाना और इसराइल की वायलेशंस को रोकना और ये सारी चीज़ें, गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह, तो ये जो पीस कीपर्स हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। तो जो दूसरा मरहला है गजा जंगबंदी माहदे का, तो वो यूं कह लेंगे 2 दिन में ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब से चंद घंटों के बाद नेतन्याहू की मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा के अंदर, और यहाँ पर नेतन्याहू, एक तो ये गजा जंगबंदी माहदे का दूसरा मरहला, ये डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से कहेगा कि दूसरे मरहले के अंदर एंटर हो जाओ, फिर ईरान के खिलाफ दूसरी जंग, और तीसरा जो है वो सोमाली लैंड, ये एक कंट्री है सोमालिया, उसका एक हिस्सा है, खुद साख्ता मुल्क बना बैठा था दिहाइयों से सोमाली लैंड, तो इसको इसराइल ने तस्लीम कर लिया। अब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप से ये कायल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि आप भी सोमाली लैंड को तस्लीम कर लें। फैज़ान साहब, 21 इस्लामी ममालिक जो हैं उन्होंने इसराइल के इस फैसले के खिलाफ जो है वो अब एक इजलास भी तलब किया है, तो इस्लामी ममालिक तो इसके मुखालिफ जो है वो नज़र आ रहे हैं 21 ममालिक। अच्छा, 21 इस्लामी ममालिक ने इसराइल के इस फैसले की मजम्मत की है बड़े सख्त अल्फाज में, और एक अलामिया भी जारी किया गया है, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया गया है इन्हीं मुस्लिम ममालिक की जानिब से जो मजम्मत कर रहे हैं ना इसराइल के इस फैसले की कि सोमालिया के अंदर ये जो सोमाली लैंड है इसको क्यों तस्लीम किया गया इसराइल की जानिब से। अच्छा, खबर ये नहीं है, हालांकि मैं देख रहा था नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही थी कि 21 मुस्लिम ममालिक ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन्होंने इसराइल के इस फैसले की मजम्मत की है। खबर ये नहीं है, बल्कि खबर ये है जो कि टाइम्स ऑफ इजराइल भी रिपोर्ट कर रहा है, मगरबी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मुस्लिम ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस अलामिया के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। 5 इस्लामी ममालिक? 5 इस्लामी ममालिक। कौन से इस्लामी ममालिक? एक तो है जो है वो मोरक्को है, दूसरा बहरीन है, एक मुत्तहिदा अरब अमारात है, फिर लबनान और शाम। इन्होंने इनकार किया कि हम भाई ये मजम्मत नहीं करते। मजम्मत नहीं की इन्होंने मजम्मत नहीं की। अब लबनान और शाम को तो आपको मालूम है कि ये तो खुद इसराइल के इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि जिस सोमाली लैंड के बाद हमें भी, हमारे साथ भी ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर ले। मैंने नक्शा दिखाया था ना कि शाम ने तो अपने नए नक्शे के अंदर से वो जो गोलान हाइट्स है ना उसको भी निकाल दिया था। तो शाम और लबनान ने इसमें शाम और लबनान का नाम नहीं है इन 21 इस्लामी ममालिक के अंदर, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन्होंने इनकार किया कि हम दस्तखत नहीं करते, हमारे बड़े नाजुक मामलात चल रहे हैं इसराइल के साथ इन दिनों। और जो बाकी 3 हैं, ये वो 3 हैं जो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा थे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए थे ना, और मुत्तहिदा अरब अमारात तो वो कंट्री है जिसने ये जो सोमाली लैंड को इसराइल ने तस्लीम किया, तो इसका सालस मुत्तहिदा अरब अमारात है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को और अमेरिका को भी ये कायल कर रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात के सोमाली लैंड को तस्लीम करो। फैज़ान, हम मुत्तहिदा अरब अमारात के क्या मकासद हो सकते हैं? ये जो इसको इसराइल को जो है सोमाली लैंड को तस्लीम कराने के लिए इसराइल के लिए ये सालिसी दरमियान में कर रहा है, तो मकासद क्या हैं इसके? अच्छा, मैंने बड़ी डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल फैज़ान रिजवी न्यूज़ के ऊपर, वो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी, लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं। बहरहाल स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ये जो काम कर रहा है ना कि सोमाली लैंड को तस्लीम करो, सोमाली लैंड को तस्लीम करो, ये मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को, ये यमन के बहुत करीब है। ये जो गल्फ ऑफ एडन है ना, रेड सी के बहुत करीब है। सोमाली लैंड का जो इलाका है जो खुद साख्ता एक मुल्क बना बैठा है, तो ये यमन के बहुत करीब है, और यमन के करीब होने की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो यहाँ पर इसराइल और अमेरिका वगैरह को ला के बिठा रहा है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात
यमन के अंदर भी इकराम साहब अपनी एक जंग है ना, यमन भी यूं कह लें, वैसे तो बहुत सारी और भी तंजीमें हैं, लेकिन मेन यूं कह लें कि 3 हिस्सों में यमन तकसीम है। एक हिस्सा तो वो है हौसी मुजाहिदीन वाला, रेड सी के किनारे, वो ईरानियन बैक्ड हौसी मुजाहिदीन है। एक हिस्सा है जो सऊदी गवर्नमेंट बैक्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना यमन की, वो हिस्सा उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। और एक साउथ में यमन के वो हिस्सा है जिसको यूएई सपोर्ट करता है। तो यमन के अंदर कि यमन हमारे रंग में रंग जाए, यमन हमारे रंग में रंग जाए, तो यहाँ पर मुसलमान ममालिक की एक रस्सा कशी है, एक जंग है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात एज कंपेयर टू ईरानियन बैक्ड हौसी मुजाहिदीन या एज कंपेयर टू सऊदी बैक्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यमन की, तो उसके कंपैरिजन में जो मुत्तहिदा अरब अमारात का ग्रुप है वो जाहिर है कि इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जो दीगर ग्रुप्स हैं यमन के अंदर। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर इसराइल को लाकर बिठा दिया सोमाली लैंड के अंदर। और आने वाले दिनों में ये जो नेतन्याहू है अब ये कायल करने की कोशिश करेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप भी आ जाओ। और ये जो सोमाली लैंड है ना, मुसलमान है सर, 99% मुसलमान है। और ये जो इनके सदर हैं, इनके जो अवाम हैं, इनकी आप गुफ्तगू सुन लें, मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की है, मैं कमेंट्स बॉक्स में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसराइल ने तस्लीम कर लिया, इस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इवन के ख़बरों के मुताबिक इन्होंने इसराइल को ये तक ऑफ़र दी है कि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को यहाँ पर लाकर बसाना है तो हम हाजिर हैं, ये जो सोमाली लैंड है। लेकिन इसके बदले में ये मांग रहे थे रिकॉग्निशन, और इसराइल जैसे कंट्री ने अगर रिकॉग्नाइज कर ली और अमेरिका अगर पाइपलाइन में आ गया तो इनको और क्या चाहिए। और अमेरिका और इसराइल अगर यहाँ पर आ गए इस खित्ते के अंदर, गल्फ ऑफ एडन के किनारे, और जो यमन है उसके सामने आ गए, तो मुत्तहिदा अरब अमारात को और क्या चाहिए। तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपनी पोजीशन यमन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें तो फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, ये आपने जो है वो टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैंने आपको बताया ना कि यमन के अंदर जो 3 मोटे हिस्से हैं, एक तो ईरानियन बैक्ड है हौसी मुजाहिदीन, एक यूएई बैक्ड ग्रुप है सदरन साइड पर, और एक सऊदी बैक्ड ग्रुप है। और पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली इस जंग के अंदर आ सकता है, डायरेक्टली कह लें क्योंकि सऊदी अरेबिया अब तो मुआहदा हो चुका, अब तो डायरेक्टली मुआहदा हो चुका। और सऊदी अरब में आपको बता दूं कि जो सदरन ग्रुप है ना, यूएई बैक्ड जो ग्रुप है, उनके जानिब से एक बयान सामने आया कि सऊदी अरेबिया ने हमारे ऊपर मिसाइल हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स की हैं सऊदी अरेबिया ने। हाँ, ये सऊदी अरेबिया ने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन सदरन ग्रुप का एक कहना है। सदरन ग्रुप ने जो यूएई वाला ग्रुप है ना, उसने यमन के अंदर कुछ इलाकों पर कब्जा किया है, और वो इलाके हैं जो सऊदी बैक्ड जो ग्रुप है उससे कुछ इलाके छीन लिए यूएई वाले ग्रुप ने। और वो जो इलाके हैं वो ऑयल रिच इलाके हैं। तो इस पर सऊदी अरेबिया जो है वो गुस्सा कर गया, और सऊदी अरेबिया ने इस ग्रुप के मुताबिक मिसाइल मारे। और सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान भी ये सामने आया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। कैसे सऊदी अरेबिया कैसे अपडेट करेगा, वो तो उनकी तो नाचने वाली तलवारें हैं। तो ये अब पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस है, और पाकिस्तान अगर ये मामला बढ़ता है, जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सोमाली लैंड के अंदर अगर इसराइल आकर बैठ गया है, तो यूं समझे कि ये पूरे खित्ते के अंदर एक बदमज़गी, इसराइल जहां पर आकर बैठ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां अमन तो नहीं होगा, वहां तो जंग होगी। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान भी सामने खड़ा है। अगर सऊदी अरेबिया ये चाहता है ना कि यमन के अंदर मेरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका पूरा यमन के ऊपर कंट्रोल हो जाए, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बयान ये सामने आया, ये जो यमन के अंदर हालात खराब हैं, तो इस पर फॉरेन ऑफिस के जो तर्जमान हैं उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक मुत्तहिद यमन के हामी हैं हम। जो पाकिस्तान है वो मुत्तहिद यमन का हामी है कि यमन जो है वो एक रंग में रंग जाए। किस रंग में? सऊदी अरब के जो रंग है उसमें यमन रंग जाए। तो पाकिस्तान तो जाहिर है कि वो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन आगे ईरान है और आगे यूएई है। और यूएई के साथ मैंने आपको बता दिया कि सारी सहूनी पार्टियां, अमेरिका पार्टी, ये यूएई के साथ है। तो एक बहुत बड़ी जंग का मैदान, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और इसराइल की इस रिकॉग्निशन के बाद ये जो बादल हैं एक बड़ी जंग के, वो मशरिक वस्ता के ऊपर और भी ज्यादा ये बादल जो है वो मंडलाने लगे हैं।
नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को आज जो है वो ईरान के खिलाफ दूसरी जंग के लिए जो है वो भी आमादा करने की कोशिश करेगा और मुलाकात करेगा। मामला कहाँ तक पहुंचा है और क्या पोजीशन होगी आज की इस मुलाकात? अच्छा, ये 3 नुकाती मैंने आपको बताया कि इनकी मुलाकात है। एक तो सोमालीलैंड को तस्लीम करो, फिर गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला, और तीसरा नुक्ता ये है इनकी मुलाकात का कि ईरान के खिलाफ दूसरी जंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं या ईरान के खिलाफ दूसरी जंग छेड़ते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का ये बयान सामने आया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान तो हालत जंग में है ऑलरेडी। अमेरिका, इसराइल और यूरोप ये ईरान के खिलाफ जो है मैदान जंग के अंदर उतरे हुए हैं। अब ये ऑल आउट वॉर में इस जंग का स्टार्ट होना बाकी है। बाकी इनकी जानिब से कार्रवाइयाँ और प्लानिंग वगैरह तो खूब की जा रही है ना। सोमालीलैंड भी इसी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जो मज़ाहमत है, इसको एलिमिनेट करना है। अब लबनान और शाम की हालत तो मैंने आपको बता दी कि तो दस्तखत करने से भी इनकार कर रहे हैं। गजा के मासूम फलस्तीनियों की हालत मैंने आपको बता दी। और अब तो ये सोमालीलैंड के अंदर अगर ये दूसरे मरहले के अंदर एंटर नहीं होता ना, ये जंग बंदी मुआहिदा, तो ये सोमालीलैंड के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा गजा के मासूम फलस्तीनियों को। पीछे रह गए यमन और ईरान, ये है मज़ाहमत। शाम, इराक, लबनान, गजा, यमन और ईरान। तो यमन और ईरान पीछे रह गए। तो यमन और ईरान को लेकर ये मंसूबे इनकी जानिब से डिस्कस भी किए जाएंगे और ये बहुत तेजी के साथ ये मंसूबे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। और बदकिस्मती की बात ये है कि यूएई जैसे जो कंट्रीज हैं वो इस सारी मंसूबा बंदी के अंदर जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जो पीछे बैठकर जो तकरीबकारियां कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये मुसलमान ममालिक ही हैं। और इनके आपसी जो तनाज़ात हैं, जो चपकलिश है, जो डिवीजन है ये मुसलमानों के अंदर, ये मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह है जिसका फ़ायदा ये सहूनी भी उठाते हैं, अमेरिका भी उठाता है कि इन्हें आपस में लड़वा दो। शाम के अंदर भी आपस में लड़वा दिया, यहाँ यमन के अंदर भी इनको आपस में लड़वा कर सारा फायदा जो है वो ये सहूनी पार्टियां और ये अमरीकी पार्टी उठा जाएगी। तो ये यहाँ पर ये भी डिस्कस होगा कि जी ईरान के खिलाफ दूसरी जंग छेड़ते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेगा। सोमालीलैंड को तस्लीम करो, ये भी कायल करने की कोशिश करेगा। तो इस मुलाकात से बहुत बड़ी बड़ी खबरें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात है ना, इससे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आएंगी। दुनिया तब्दील होती हुई हमें नजर आएगी और नजर आ रही है। ये खबर जिसको हमारा नेशनल मीडिया इस तरह से लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि वो तो मुल्क की सियासी सूरत से नहीं निकल पा रहा। आजकल तो लाहौर चल रही है, मैं देख रहा था, तो इस खबर को इस तरह से लिफ्ट नहीं करवा रहा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जितना बड़ा मामला है ना सोमालीलैंड और यमन वाला, तो इसमें पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फिर गजा के अंदर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो गजा की पट्टी के अंदर यूं कह लें कि जंग बंदी का दूसरा मरहला ये होगा ही भी नहीं ना स्टार्ट। तो ये यूएई के जो आए हुए थे ना, जो आप पूछ रहे हैं, ये अब्दुल नहयान वगैरह, ये मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, ये जो आए हुए थे ना, तो ये इसी चक्कर में आए हुए थे, इसी दूसरे मरहले के लिए आप आएंगे तो एंटर होंगे। तो ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह पर है। और ये अभी इस तरह से, क्योंकि ये अभी तो स्टार्ट हुआ ना इसराइल की रिकॉग्निशन के साथ, लेकिन जैसे जैसे ये टेंशन्स बढ़ेंगी, जो कि बढ़ रही हैं, इसराइल के हमले, ये सऊदी अरब के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू सदरन ग्रुप, तो फिर इससे ज्यादा ये टेंशन्स और क्या बढ़ेंगी। फदान साहब, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा फैसला करना, जब मुश्किल की तरफ बढ़ नहीं रहा पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया था ना कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, अब जैसे यूं कह लेंगे इन केस ऑफ भारत पाकिस्तान टेंशंस, तो ये सऊदी अरब पर हमला कंसीडर किया जाएगा, तो सऊदी अरब क्या करेगा? क्या वो तलवारें लेके आएंगे? भारत और पाकिस्तान की अगर जंग होगी तो सऊदी अरब क्या करेगा? सफारती सपोर्ट सऊदी अरब कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें ना उस साइड को, मशरिक वुस्ता की साइड जो है, चाहे इसराइल का खतरा ले लें, फिर ये यमन के अंदर सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट ले लें, अब तो इसराइल अगर आपके पड़ोस में बैठ गया, सोमालीलैंड, तो ये इस माहदे का यूं कह लें कि सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सऊदी अरब बड़ा कॉन्फिडेंटली, ये जो यमन का मामला है कि मिसाइल मार दिया और बड़ा ओपनली आ रहा है, सऊदी अरब को कॉन्फिडेंस है कि भाई इस्लामी दुनिया की सुपर पावर मेरे साथ है, सुपर पावर मेरे साथ। तो पाकिस्तान तो अब जो है वो पर्सनल अपने जो तनाज़ात हैं बॉर्डर के ऊपर, एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ भारत, वो अपनी जगह पर चल रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है। फिर जो मशरिक वुस्ता जैसा मैदान, जहां पर आप चारों तरफ देखें तो टेंशन हैं, तो वहां पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें, अब तो सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, तो वहां पर भी पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, तो बड़ा
یہ معاہدہ جتنا اس کے وہ ہے نا فائدے اتنا چیلنجنگ بھی ہے یہ معاہدہ، کیونکہ سعودی عرب کو اسرائیل سے پروٹیکٹ کرنا، پھر اس طرح کے جو گروپس ہیں یمن کے اندر جس طرح کی وہ ہے لڑائی ہے، ایران بھی ہے وہاں پر بھائی، وہاں پر متحدہ عرب امارات بھی ہے۔ اب ماضی میں اس طرح سے ہوا تھا کہ سعودی عربیہ اور یمن کی جنگ ہو گئی تھی حوثی مجاہدین کی، اور حوثی جو ہیں وہ حملے کر رہے تھے۔ حوثی مجاہدین پاورفل گروپ ہے، تو سعودی عربیہ نے ادھر پاکستان کو بھی کہا تھا نا، تو ادھر پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہوا تھا، تو اس وقت تو پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ معذرت بھائی سامنے ایران ہے، ادھر آپ ہیں۔ اب ایسا مشکل ہوگا کیونکہ اب تو معاہدہ ہو چکا ہے، اب بڑا مشکل ہوگا، اب تو معاہدہ ہو چکا سعودی عربیہ کے ساتھ، تو یہ ایران کو بھی، سعودی عربیہ کو بھی، پاکستان کو بھی، یہ جو بھی ٹینشنز ہیں جس میں یہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس میں ان کو تھوڑا سا، اور یہ جو اچھی بات یہ ہے کہ جو 21 ممالک ہیں نا، ان میں سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، جنہوں نے صومالی لینڈ کے اوپر اسرائیل کا جو ریکوگنیشن ہے اس کی مذمت کی، لیکن پھر یو اے ای جیسے کنٹریز بھی تو ہیں بھائی، شام جیسے کنٹریز بھی تو ہیں بھائی، لبنان جیسے کنٹریز بھی تو ہیں۔ یہ 57 نے کیوں نہیں دستخط کیے اس یہ جو یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس پر 57 کے دستخط کیوں نہیں؟ ابھی تو 5 کی خبر سامنے آئی نا کہ 5 ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا، باقی کہاں ہیں؟ 21 کیوں ہیں؟ انڈونیشیا کیوں نہیں ہے جو مسلم آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے؟ تو وہ بھی انڈونیشیا کے سربراہ جب اقوام متحدہ سے خطاب کر رہے تھے نا جنرل اسمبلی سے، تو انہوں نے بڑی بات کی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناؤ اور یوں کرو، بڑی پیاری پیاری اسرائیل کو لے کے نا پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے وہ، تو وہ ان کے بھی دستخط نہیں ہیں۔ اس میں تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اور کون کون سے شاہکار چھپے بیٹھے ہیں مسلمان ممالک جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں، یا پھر جو ابسٹین کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بیچ میں نہ ڈالو۔ فیضان صاحب، آخر میں ہمارے ایک ویورز کا جو ہے وہ کمنٹ ہے، اس کے حوالے سے سوال انہوں نے پوچھا، وہ آپ سے میں پوچھوں گا۔ ہمارے انڈیا سے ایک فالوور ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو انڈیا میں عیسائیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے کرسمس کے موقع کے اوپر، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، نہ کوئی رد عمل سامنے آیا، تو اس پر بھی بات کریں، تو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے بھی اس طرح کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جو مسیحی برادری ہے نا بھارت کے اندر، یہ جو وہ ہے نا، یہ اس کے نریندر مودی کے جو غنڈے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ مسیحی ہیں بلکہ یہ جتنی بھی مائنورٹیز انکلوڈنگ مسلمان، انکلوڈنگ جو سکھ برادری ہے ان کی، وہ ان کے خلاف بھی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ نریندر مودی کے گنڈے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ہندوتوا جو نظریہ ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز کچھ ماضی کی ہیں، کچھ ریسنٹ ہیں، کچھ اے آئی کا تڑکا لگی ہوئی ہیں، تو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز گردش کرتی رہتی ہیں۔ لیکن جس طرح سے مائنورٹیز کو لے کر بھارت کے اندر سچویشن ہے، تو یہ انٹرنیشنل اداروں کے نوٹس میں بھی ہے۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کا مین پلیئر ہے بھارت۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی جو انہوں نے اپنی وہ اسٹریٹجی جاری کی نا امریکہ نے، تو اس میں بھارت کو لے کر ایک پورے کا پورا پیراگراف ہے۔ بھارت چائنا کے خلاف ان کا مین پلیئر ہے، اور یہاں پر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جو دیگر کنٹریز ہیں نا وہاں پر تو جا کر یہ اسٹرائکس بھی کر دیتے ہیں، امریکہ اسٹرائکس کر دیتا ہے کہ مسیحیوں کا خیال نہیں رکھ رہے تم، لیکن بھارت کو لے کر ان کو مسیحی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس طرح سے اوپنلی سامنے نہیں آتے، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے اندر بھی بھارت کو لے کر جو کچھ لکھا، کیونکہ مین پلیئر ہے، اس کو معافی ہے۔ جب تک یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے نا، تو اس کو اس طرح کی حرکتوں کی معافی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل اداروں کے اندر یہ جو مائنورٹیز کے خلاف جو بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں نا بھارت کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ اب تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے بھارت کے اندر کہ اب فارنرز بھی آنے سے ڈرتے ہیں، جو ٹورسٹس ہیں وہ جانے سے ڈرتے ہیں بھارت کے اندر۔ اس طرح کی حرکتیں، یہ نریندر مودی کی حکومت ایک دفعہ آئی، دوسری دفعہ آئی، تو اس نے پورا بھارت کو بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا بھارت کے اندر اتنا پھیلا دیا ہے کہ اگر کچھ سال یہ سچویشن بھارت کے اندر اسی طرح سے جاری رہی، مائنورٹیز کو لے کر اس طرح کی حرکتیں کہ ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسی طرح سے پھیلتی رہی، تو پھر یہ بھارت، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر جو دنیا کے کنٹریز ہیں نا، یہ بھی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ جی فیضان صاحب، آپ نے تفصیلی آگاہ کیا۔ ویورز، ہم نے مشرق وسطیٰ اور انتہائی اہم ترین جو ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ رکھیں۔ اپنی جو رائے ہے اس کو کمنٹس کے ذریعے ہمارے تک ضرور پہنچایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان۔